हेलो एवरीवन। आपने बायट-सावर्ट लॉ पढ़ा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाले चैप्टर में। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में बायट-सावर्ट लॉ के से आपने डराइव करके बड़े सारे फार्मूले भी निकाले होंगे। उन फार्मूलों में से एक फार्मूले का एप्लीकेशन हम करेंगे अभी, और एक बहुत ही यूज़फुल रिज़ल्ट डराइव करेंगे। सबसे पहले आइए हम ज़रा एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि बायट-सावर्ट लॉ में हमने कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले पढ़े थे। सबसे पहले बायट-सावर्ट लॉ कहता क्या है बताइए। बायट-सावर्ट लॉ का फार्मूला बेसिकली हमें एक करंट कैरिंग एलिमेंट के वजह से, एक छोटा सा करंट कैरिंग वायर जो होता है उसको हम करंट एलिमेंट कहते हैं, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन देता है बायट-सावर्ट लॉ। जैसे यहाँ देखिए, ये छोटा सा एलिमेंट है, इसका लेंथ dl है, तो ये करंट एलिमेंट है हमारा IDL, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन में dl वेक्टर की डायरेक्शन लेते हैं हम, और इसके वजह से कोई एक जनरल पॉइंट है P, वहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। P का जो वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट, उसको हम लिखते हैं R, और इन दोनों के बीच का एंगल होता है थीटा। राइट हैंड थंब रूल से आप ये जानते ही हैं कि P पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी। तो इसी dB वेक्टर का फार्मूला हमें बायट-सावर्ट लॉ बताता है, और ये फार्मूला कितना होता है? होता है म्यू नॉट इंटू, इसकी मैग्नीट्यूड पहले बता देता हूँ मैं, IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई अपॉन R स्क्वायर। फिर इसी फार्मूले को यूज़ करके हम बहुत सारे अलग अलग करंट कैरिंग वायर के वजह से अलग अलग पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला डिराइव करते हैं। जैसे कि हम एक स्ट्रेट वायर के वजह से फार्मूला डिराइव करते हैं, हम सर्किल के वजह से करते हैं। जैसे सर्किल के वजह से आपने सुना होगा कि सर्किल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द circular wire carrying some current, assuming that its radius is a. So what is the magnetic field at center? It is mu naught into Ni divided by 2a. What is n? N is the number of turns, a is the radius, and I is the current. Correct? And what will be the direction? Obviously anti-clockwise current है, तो thumb rule लगाएंगे तो डायरेक्शन हमें किधर मिलेगा? बाहर की तरफ मिलेगा। ठीक है। एक और फार्मूला हमने बायट-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस में पढ़ा है, और वो फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग फाइनाइट वायर। ये देखिए, ए भी एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, ए और बी इसके एंड्स हैं, करंट इसमें आई है। पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। इसमें ध्यान रहे आर जो है दैट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वायर ए बी। एंड ए को मिलाने वाली लाइन आर वाली लाइन से θ1 एंगल ऊपर की तरफ बना रही है, और बी को जो मिला रही है लाइन वो θ2 एंगल नीचे की तरफ बना रही है। इसी का एक स्पेशल केस भी हम करते हैं कि अगर यही वायर एक इनफाइनाइट वायर होता, फॉर इनफाइनाइट वायर, तो ए भी इन्फिनिटी पे होता, बी भी इन्फिनिटी पे होता, तो θ1 90 डिग्री को टेंड करता, θ2 will also tend to 90 degree. That is, sin θ1 will tend to 1 and sin θ will also tend to 1. जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा बेटा, ये दूर होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होता जाएगा? एंगल बढ़ता जाएगा ना। तो अगर इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो ये एंगल्स 90-90 बनने लगेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा ये फार्मूला जो बी का हो जाता है वो क्या हो जाता है बताइए? 1 + 1 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। इसके और भी ढेर सारे केस आप करते हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे कि
वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए सेमी इनफाइनाइट वायर का केस ये होता है। सेमी इनफाइनाइट वायर के केस में एक एंड इन्फिनिटी पे होता है और दूसरे एंड के ठीक सामने आपको बोला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने को। ठीक है, करंट आई दिया रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर दिया रहेगा। तो इस केस में एंड ए चला गया इन्फिनिटी पे तो θ1 की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, लेकिन एंड बी तो बिल्कुल आपके समक्ष है। ठीक है, वो तो बिल्कुल आर वाली लाइन के साथ, आर वाली लाइन मतलब बीपी लाइन यहाँ जो बनी हुई थी वो कोइंसाइड कर रही है आर के साथ, तो इसका मतलब θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसका मतलब साइन ऑफ θ1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, और साइन ऑफ θ2 की वैल्यू कितनी हो गई बताइए 0 हो गई। तो इसको यूज़ कर लीजिए आप ये एक्सप्रेशन में। तो फाइनली आपको b का वैल्यू जो है वो कितना मिल जाएगा बताइए, μ0 इंटू आई डिवाइडेड बाई 4πr। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो बायट सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस के तौर पे हम करते हैं और इनको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब इसका यूज़ करके हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव करेंगे। वो रिज़ल्ट क्या है? वो रिज़ल्ट है किसी भी करंट कैरिंग रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा। एक सेकेंड, मैंने इसका डायग्राम नहीं बनाया था तो मैं इसका भी डायग्राम बना देता हूँ। ये देखिए इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर एंड फाइनाइट वायर, तीनों का एग्जांपल हमने यहाँ किया, तीनों के फॉर्मूले हमने किए। ये हमारे रिजल्ट्स हैं। अब आइए जो एप्लीकेशन के लिए मैंने ये बताया मैं उस एप्लीकेशन की बात करता हूँ। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है जिसके कितने नंबर ऑफ़ साइड्स हैं ये हमें पता तो है, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए रेगुलर पॉलीगन को मैंने इनकम्प्लीट बनाया। ठीक है, अब इस रेगुलर पॉलीगन के सेंटर में हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो मान लीजिए कि इसका सेंटर यहाँ कहीं है। ठीक, यहाँ पे इसका सेंटर है। अब इस सेंटर पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, इस पॉइंट पी पे, और इसमें करंट है आई। हर साइड में देखिए करंट का जो है वो सेंस ऑफ करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस करंट आई के वजह से हम इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स n है। इस पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू स्मॉल n है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी है, वायर को कितनी बार लपेटा गया है, तो वो नंबर ऑफ टर्न्स जो है दैट इज कैपिटल है। साइड की लेंथ a दी हुई है। तो आप ये बताइए, अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ये एंगल पूरा का पूरा 2π/n होना चाहिए, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा, तो ये π/n हो जाएगा। और ये है हमारा r जिसको हमें अभी निकालना है।
ये दोनों साइड्स a/2 हो जाएंगी। अब आप पहले एक साइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, टेकिंग इट एज अ फाइनाइट वायर। देखिए θ1 भी π/n है, θ2 भी π/n है। r की हम लेंथ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ट्रिगोनोमेट्री यूज़ कर लीजिए। a/2 डिवाइडेड बाई r डिवाइडेड बाई a/2 को हम लिख सकते हैं cot π/n। तो r की वैल्यू हो जाएगी a/2 cot π/n। ये लीजिए r निकल गया। करंट हमें ऑलरेडी पता है ये एक फाइनाइट वायर, करंट का डायरेक्शन इसमें यूँ है, साफ साफ दिख रहा है। इसके वजह से P पे किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड और कितना होगा? तो P पे मैग्नेटिक फील्ड होगा सबसे पहले बाहर की तरफ, रादर जितने भी साइड्स इस पॉलीगन में हैं सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड ही होगा। आप थंब रूल लगा के देख लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? इज इट नॉट μ0I डिवाइडेड बाई 4π r परपेंडिकुलर 2 sin π/n। sin π/n प्लस sin π/n इज 2 sin π/n, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ का एंगल बराबर है। अब इसमें वैल्यू डालिए तो कितना आ जाएगा बताइए? μ0 इंटू आई डिवाइडेड बाई 4π r परपेंडिकुलर की वैल्यू हम डालेंगे विच इज़ a/2 cot π/n एंड वी हैव 2 sin π/n। और अब देखिए 2 और 4 कट जाएगा, तो फाइनली इट इज़ μ0I डिवाइडेड बाई πa cot π/n एंड इन द न्यूमरेटर वी आर हैविंग sin π/n। ये एक साइड का हुआ। अब अगर हम पूरे पॉलीगन के वजह से निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे इसको? सिंस ऑल द साइड्स आर गिवन मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, तो हम सबको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे मतलब n से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी n है तो एक कैपिटल N से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा पॉलीगन के वजह से जो रिजल्ट आता है वो फाइनली क्या आता है? B ड्यू टू पॉलीगन, इसमें हम कैपिटल N और स्मॉल n क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमने एक साइड के वजह से निकाला, हमें स्मॉल n नंबर ऑफ साइड्स के वजह से चाहिए। कैपिटल N क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमने एक टर्न के वजह से निकाला, हमें कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न के वजह से चाहिए। तो फाइनली हमारा रिजल्ट ये आता है। अब इसका देखिए फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि इसको यूज़ करके आप इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन या किसी भी नंबर ऑफ साइड्स का रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पे फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल n। अगर आप बात करें फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, n की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। फॉर स्क्वायर n की वैल्यू कितनी होगी? 4 डाल दीजिए। हेक्सागन के लिए 6 डाल दीजिए एंड सो ऑन। सो दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल रिजल्ट, जिससे किसी भी रेगुलर पॉलीगन में अगर करंट सर्कुलेट कर रहा है आई करंट, तो आप उसके सेंटर पे, माइंड इट, हम ये फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं? एट सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लिख सकते हैं μ0 इंटू NNI sin π/n अपॉन πa cot π/n। तो आज देखिए हमने बायर्ट सावर्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशंस किए हैं यहाँ पे। आज इतना ही करेंगे, अगली क्लास में कोई और टॉपिक पे हम बातचीत करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।